ठीक ठीक स्टार्ट करें। देखो आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग जब डिस्कस किए थे तो बताए थे कि ये मान लो कोई अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस आइसोलेटेड एटम है ना। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के। यही था हम लोग का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो निकालने के लिए जो तुमको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इसमें एक टर्म लेकर के आती है, ये तो टर्म हो गया था तुम्हारा किसका, ये टर्म हो गया था आयोनाइजेशन एनर्जी का, हो गया था आयोनाइजेशन एनर्जी का, हो गया था कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। इसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो कभी ये वर्ड है तो कंफ्यूज मत होना, बस यूनिट का फर्क होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का है, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का है। तीनों टर्म एक ही है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि गैसियस आइसोलेटेड एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और वहां जो एनर्जी लग जाएगा उस एनर्जी को क्या कर दोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। बात नंबर 1 का। फिर इसमें हम लोग एक टर्म देखे थे कि सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी देखे थे। क्या देखे थे, सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी या सक्सेसिव। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, पिछले क्लास में बताया था, कोई बता सकते हो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? बोलो ना, अपने ही लैंग्वेज में हमेशा बोला करो, बोलो। जब किसी एटम, गैसियस आइसोलेटेड एटम से 1 बाय 1 करके आप इलेक्ट्रॉन को क्या कीजिएगा, रिमूव कीजिएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। वही जो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। समझना, यहाँ से मान लो तुमको यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये गैसियस आइसोलेटेड एटम ले लिया, ठीक है। गैसियस आइसोलेटेड एटम का मतलब ये होता है कि वो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होगा, ये अकेले एग्जिस्ट करेगा, ये अकेले एग्जिस्ट करेगा। तुम ये लिए एटम, अब इस एटम में से क्या कर रहे हो, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, -1 इलेक्ट्रॉन की है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो बताओ एक प्लस चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करता कितना प्लस चार्ज आता है, जितना लॉस करोगे उतना प्लस चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया, एक प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, ये एक प्लस चार्ज आ गया। तो जब ये एक प्लस चार्ज आ गया तो हम अभी बताएं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको क्या खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी। क्या खर्च करना पड़ेगा, अब वो एनर्जी कौन सा होता है, कौन सा एनर्जी होता है अभी ना यहाँ बताएंगे, कहाँ जानते हैं कि हाँ सब मन नहीं रखो। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च की उसी को ना एनर्जी का है। तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाले तभी ना इसके ऊपर एल प्लस चार्ज आ गया, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी तो यहाँ लगा होगा। उस एनर्जी को क्या कहेंगे तो उसको क्या कह देंगे, IE फर्स्ट, IE फर्स्ट। दोनों यहाँ शिफ्ट हो, दोनों यहाँ शिफ्ट हो, आगे पीछे। अब कोना में लोग बैठती है, कुछ ज्यादा पता रहता नहीं। तू लोग का कोना कोना में बैठती है, पीछे बैठने का आदत है तो चलो। तो इसका मान लिए कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट मान लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो Al+, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तब Al पे कितना प्लस चार्ज आएगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। मान ली फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हुआ होगा, तो इसके एनर्जी को हम लोग क्या मान लिए, आयनाइजेशन एनर्जी 2 मान लिए, ठीक है। फिर Al तो प्लस प्लस था, तुम एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किए, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी
3 होती है, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? 3। कितना निकाल सकते हो? 3 निकाल सकते, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जितना आउटर मोस्ट में होगा उतना इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और निकाले, तो जब एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो एल पे कितना चार्ज आ जाएगा? 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया? यहाँ पे हो गया, इसको थर्ड मान लिया। अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। आपको पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन होगा, ये बाहर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। इसके न्यूक्लियस में भी 13 प्रोटॉन होगा, ये बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन रख लो। पहले 3 था, अब 2 हुआ होगा, लास्ट में 1 हुआ। आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं, है ना? पहले निकाल लोगे तो। अब यहां ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो। अब मान लो कि कहीं पे 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे यहाँ पे 13 प्रोटॉन था और 13 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे 13 प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 12। यहाँ 13 प्रोटॉन और यहाँ कितना बच जाएगा? 11। न्यूक्लियर चार्ज कहाँ बढ़ रहा है बताओ? कहीं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है? अरे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो वही रह रहा है, 13 ही रह रहा है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्या? अट्रैक्शन देखो तो, इसके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा ना, इसको F1 मान लिया। इसके बीच में अट्रैक्शन होगा ना, इसको क्या मान लिया? और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसको क्या मान लिया? F3 मान लिया। अब थोड़ा सा ये बताओ सोच करके, यहाँ 13 लोग मिलकर के 13 को खींच रहा है, 13 लोग का एनर्जी लग रहा है। अब यहाँ 12 यानी इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। यहाँ नेगेटिव कम है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ डोमिनेट करेगा? लास्ट वाले में, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का पावर और क्या कर जा रहा है? बढ़ जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो पहले यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन था, अभी अकेला इसको खींच रहा है। तो जब इसको खींचेगा तो पहले यहाँ पे कितना लोग था रोकने के लिए बीच में? पहले यहाँ पे था ना 13 लोग था, फिर लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है? घटते चला जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटेगा और जैसे जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घटेगा, प्रोटॉन मान लो सेम है, तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। अब बताओ, हम एक चीज कहते हैं कि मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये कैप लगा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा टाइटली नहीं पैक्ड है, लूजली बाउंडेड है, मतलब ढीला है। और एक तुम ले आए मार्कर जो टाइटली पैक्ड है, ठीक है। अब दोनों को हमको निकालना है, खोलना है, तो बताओ दोनों में तुमको खोलने के लिए सेम फोर्स लगेगा कि डिफरेंट फोर्स लगेगा? फोर्स डिफरेंट लगेगा। कम कहाँ लगेगा? जो लूजली पैक्ड है। ज्यादा कहाँ लगेगा? कारण कारण जो लूजली पैक्ड है वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लो ज्यादा है। अभी बहते रहती है, पानी में बैठ जाती है, झरने धारा जाता है, उन्होंने बहते चल जाती है। नहीं, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है और इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। तो जो वीक होगा वो समझ जाओ कि तुरंत तुमको क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और जो स्ट्रांग होगा वो नहीं निकलेगा। ऐसा एग्जांपल समझो, 2 बच्चा है, अब दोनों खिड़की को पकड़ा हुआ। अब मान लो कोई किसी को तुम हल्का ही से खींची छोड़ दिया, इसका मतलब तुम्हारे क्या अनुमान लगाओगे? वो खिड़की को ऐसे पकड़ा हुआ है, तुम उसको खींच रही है कि मत पकड़ो। अब मान लो तुम जैसे हल्का से खींचे वो खींचा गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताओ ना? इसका मतलब वो उतना पावर, उतना अट्रैक्टिव फोर्स उसको होल्ड नहीं किए हुए। अब कोई ये वो पकड़ा हुआ एक लड़की से नहीं खींचा रहा, उसको 3 लड़की मिलकर खींच रही है, इसका मतलब ज्यादा फोर्स उसको होल्ड किया हुआ है। तो वही काम यहाँ पे आया कि पहले वाले में अट्रैक्शन कम था, पहले वाले में अट्रैक्शन, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो निकाले, एनर्जी कम खर्च करना पड़ा। अब दूसरे वाले में अट्रैक्शन क्या हो गया? ज्यादा। अब उसको निकालना है तो क्या उतना ही एनर्जी खर्च करना पड़ेगा? एनर्जी क्या लगेगा? ज्यादा। तीसरे वाले में और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया तो फिर एनर्जी भी क्या हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, हम लिखवाए भी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो अब देखो कि जैसे जैसे आप एक बाय एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते चला रहा है। इसके बढ़ने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही जो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है, सिंपल वर्ड में कहोगे कि जब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन वन बाय वन जब रिमूव करते हैं, तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, वही जो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, उसी को क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ इधर से बोलो, जो भी बोले। जब इलेक्ट्रॉन से ना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। जब एलिमेंट से गैसियस आइसोलेटेड एटम से वन बाय वन इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है, हाँ, तो उसमें बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी वही जो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, उसको क्या कहेंगे, बट चलो चंदन डी का बताओ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जब किसी एलिमेंट से एलिमेंट नहीं, एटम से एटम इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, वन बाय वन रिमूव करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उसमें कोई एनर्जी लगेगा। ये उल्टे दिशा में बता होता क्या है, तू बता बगल से। कोई भी गैसियस एटम से वन बाय वन हिंदी बोलते हैं तो बोले में अक्षर आ जाता है नहीं। वन बाय वन इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, हाँ, जो एनर्जी चलो K2। जब गैसेस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन वन बाय वन रिमूव करते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, उसी को सक्सेसिव आयोनाइजेशन। इतना बोले नहीं आता है, हैं? बैठ समझ गया ना क्या होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। फिर हम लोग जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट देखे थे, वो क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग, तो फैक्टर अफेक्टिंग में पहला ध्यान रखना, पहला हम समरी में ही बनाएंगे, समरी में नोट कर लेना। पहला केस कह रहा है कि जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कब देखोगे, इन केस ऑफ पीरियड, इन केस ऑफ। दूसरा फैक्टर क्या कहता है, एटॉमिक साइज। क्या कहता है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आयोनाइजेशन। जब एटम का साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक। जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्या। अब कोई मान लो कि आदमी ये न्यूक्लियस से, एक आदमी यहाँ है और एक आदमी यहाँ है, दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा। जितना दूर जाएगा अट्रैक्शन कम, एनर्जी भी क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। तीसरा एटॉमिक साइज हो गया। तीसरा हम लोग जो यहाँ से आपको बताए थे, वो क्या था हम लोग का, पेनिट्रेशन बताए थे, है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट में आपको क्या बताए थे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट में सबसे डिफिकल्ट कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, NS और NP। NS और NP ही बताए थे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट में लिखोगे NS का सबसे ज्यादा, NP का उससे कम। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट है, यहाँ से निकालना आसान है, बाकी तो ऐसे ही चला जाएगा। और चौथा क्या लगवाए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चौथा क्या लगाए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुमको ऑर्बिटल का केस बताए थे। हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कहाँ डिफिकल्ट है, यानी कि हाँ,
तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा जब फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कहां से निकालोगे, उससे कम कहां हो जाएगा, हाफ फील्ड से, और सबसे कम कहां हो जाएगा, पार्शियली फील्ड से। फुल फील्ड का मतलब समझते हो, जो पूरा भरा हुआ है। जैसे हम लोग P6 लिए, तो अगर P वाला लेते हैं तब P6 क्या कहला जाएगा, फुल फील्ड FF, P3 क्या कहला जाएगा, HF, अब बाकी जो बचा P1, P2, P4, P5 ये सब क्या कहला जाएगा, PF कहला जाएगा। यही इतना ध्यान रखना है बात है ना, जरा मॉड्यूल हमको देना। तो एक चीज और ध्यान रखना, तो वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीटी। बताओ पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, दो ही चीज चलता है, ग्रुप और पीरियड। तो हम लोग जनरली की बात कर रहे हैं। जनरली जब आप पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से कहाँ मूव करोगे, राइट की तरफ, तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आता है, बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन भी आता है, कहीं कहीं क्या एक्सेप्शन हम लोग लास्ट क्लास देखे थे, है ना। तो हमेशा इसको चेक करना पड़ता है। ज्यादातर एक्सेप्शन आपको पीरियड में ही मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पीरियड। और डाउन ग्रुप में आने के लिए आपको क्या आना पड़ता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू। तो जब टॉप टू बॉटम आइएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाता है, डिक्रीज। तो अलोंग द पीरियड बढ़ेगा और डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अलोंग द पीरियड बढ़ता है, डाउन द ग्रुप घट जाता है। कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्शन चेक करना पड़ता है। तो ये समरी वाला पार्ट मेंशन कर लो, बाकी तो सब मेंशन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मॉड्यूल बढ़ाना, दोनों एक ही साथ रहता है उनका, एक ही रूम में दोनों एडजस्ट कर दो। इलेक्ट्रो निगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, पूलिंग कैपेसिटी ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। एन एटम है पूलिंग कैपेसिटी ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी उस एटम के पास जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो उसको खींचने की क्षमता, कैपेसिटी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं ये समझना जरूरी। आप जानते हैं कि बॉन्ड
दो तरह का बॉन्ड आपको जनरली दिखता होगा, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड और एक क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो हम यहाँ पे NH3 का एग्जांपल ले रहे हैं, अमोनिया का। NH3 का एग्जांपल ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ले लिया अमोनिया। तो जो कम एटम वो सेंट्रल बनेगा, बाकी तीनों साइड आप हाइड्रोजन को दे दो, ठीक है। यहाँ पे रोल आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। आपको पता है कि बताओ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल जो ड्यूप्लेट पूरा करता है वो हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, ये हम आपको पहले ही बताएं। हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, ड्यूप्लेट। क्या पूरा करता है, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब, ड्यूप्लेट मीन्स क्या होता है, ड्यूप्लेट्स मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। अदर एटम क्या पूरा करता है, ऑक्टेट। क्या पूरा करता है, ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो किस लिए करता है, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए, और बाकी अपना ताकि ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हो जाए, ठीक है भाई। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यही कंसेप्ट चलेगा केमिकल बॉन्डिंग, पूरा बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ही दिन बाद स्टार्ट ही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बताए थे कि ये भी नॉन मेटल और ये भी क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के बीच जब बॉन्डिंग होता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। किससे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है, तुम्हारे नजर में शेयरिंग किसको कहते हैं, देना। तुम्हारे नजर में शेयरिंग किसको कहते हैं, दोनों तरफ से होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, तभी ना शेयरिंग होता है, कि केवल एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए, तो इसको एक जितना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया, बॉन्डिंग में। नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बताओ। इसके पास खुद का कितना है, 5 है, चाहिए कितना, 3 और चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन ये भेजेगा शेयरिंग, जितना चाहिए होगा उतना ही भेजेगा। अगर 3 चाहिए तो 3 ही शेयर करेगा, 2 चाहिए तो 2 ही शेयर करेगा, 1 चाहिए तो 1 ही शेयर करेगा। नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 चाहिए, 3 को शेयर करेगा। 3 इसका शेयर करा के दिखाते हैं, ये एक और ये एक, तो 2 को बच जाएगा ऊपर में, ठीक है। अब ये क्या किया, हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना क्या पूरा कर लिया, ड्यूप्लेट। इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या पूरा कर लिया, ड्यूप्लेट। और इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या पूरा कर लिया, ड्यूप्लेट। पूरा हो गया ड्यूप्लेट इसका। अब क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे 1 लिया तो इसको भी तो इससे लेना होगा। तो अब ये क्या कर रहा है, देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा हो गया, यानी इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, इसका ड्यूप्लेट भी पूरा हो गया। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे फाइनल, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा H N H N, सॉरी H, और यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, तो ये जो रहेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या ये शेयरिंग में गया था, क्या ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। यही जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ जो तुमको ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, ये पूलिंग कैपेसिटी कौन सा होता है एटम का,
बॉन्ड पेयर, यानी इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान देना यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू कहा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां शिफ्ट करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये पहले भी आपको लिखवाया है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो, बताओ तो क्या होता है ऑर्डर इसका, हम पहले भी लिखवाए, पढ़ना पलटना कंपलसरी हो जाता है ना ये। क्या होता है जी, बोलो। फोन क्लब सिक, फोन क्लब सिक पीएच, है ना। जनरली इससे बहुत सारा चीजें सॉल्व हो जाता है। इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या कर जाता है, यानी अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे खतरनाक और सबसे घातक कोई है तो कौन है, सबसे घातक कौन है, फ्लोरीन है। इससे कोई टकराना नहीं चाहेगा, जो इससे टकराएगा वही समाप्त हो जाएगा। किसी के पास ताकत नहीं है कि इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले, ये सबसे खींच सकता है। एक क्वेश्चन भी ऐसा बना हुआ था आपके पीरियोडिक टेबल में, देखिएगा मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन, तो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ये फ्लोरीन। यानी ये इसके साथ कोई भी बॉन्ड बनाना जल्दी नहीं चाहता, इसके साथ कोई भी बॉन्ड बनाना जल्दी जानता है कि इसके साथ बॉन्ड बनाना मतलब नुकसान खुद का है। कल को अगर कुछ कारणवश बिजनेस नहीं चला या बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आपस का, तो नुकसान किसका होगा, जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा उसका होगा। तो हर हाल में क्या कर लेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, समझ लो। तो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यही होता है, सबसे खतरनाक यही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ देखिएगा, हम यहाँ पे लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, हम यहाँ पे लिए H2O वाटर, और हम यहाँ पे लिए अमोनिया। अब देखो ये जो तुमको दिख रहा है भाई साहब, ये तुम्हारा क्या है, इसके हिसाब से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो जिसके पास से जाएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज, जिसके पास से जाएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज। इसका बहुत, इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा हो जाएगा, क्योंकि जब आप रिएक्शन कराइएगा तो वहां पे जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिविटी आएगा, ये किससे पता लगता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा। अब बताओ ये तुमको क्या दिख रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या दिख रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये भी क्या दिख रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इधर का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो इस पे कितना माइनस आ जाएगा, इस पे 1 प्लस और इस पे भी 1 प्लस। यहां बताओ ये नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ, खींच लेगा, यानी इस पे कितना माइनस आ जाएगा, इस पे +1 +1 +1। फिर यहां से क्या आता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीटी, पीरियोडिक टेबल। जैसे ये तो ऑर्डर लिख लिए, लेकिन कहीं कहीं कुछ और आएगा तो कैसे पता करेंगे। जैसे मान लो कि अब यह फ्लोरीन क्लोरीन, अगर तुमसे पूछ दे
कि फ्लोरीन, क्लोरीन, अब ब्रोमीन और आयोडीन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताइए। तो आपको पता है कि फ्लोरीन का ज्यादा उससे कम क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन आयोडीन में क्या कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा। ये पीरियड हो गया, ये क्या हो गया, पीरियड। और ये क्या है, ग्रुप। पीरियड में कैसे मूव करोगे, लेफ्ट से राइट, और ग्रुप में कैसे मूव करोगे, टॉप से बॉटम। जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू जनरली क्या करता है, इंक्रीज। और जब डाउन द ग्रुप आओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज। तो आप बताओ ग्रुप 7 ले लिए, एग्जाम्पल में क्या ले लिए, एग्जाम्पल में ग्रुप 7 ले लिए। बताओ ग्रुप 7 में एलिमेंट कौन कौन होता है, डायलॉग लिखवाए थे लेकिन याद नाम का चीज नहीं, बताओ तो जी। पढ़ रही है, 10-15 साल लगेगा नीट निकालने में। फिर कल नहीं याद करोगे तो हम क्या कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, याद थोड़े हम कर सकते। फिर कल बाहर आई आने। अब इसका तुमसे पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए। तो बताओ डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। इसका मतलब क्या बन जाएगा, फ्लोरीन के कम किसका, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, समझ गए, नोट कीजिए। एक इसका थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख ही लेना, यहाँ पे इसके नीचे लिखो तो, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द bond paired electron towards itself, अपने तरफ ना अट्रैक्ट करेगा, towards itself in a covalent bond।
तुम लोग का पेपर कितना है वैसे? तो सीबीसी से है। नॉट लैंड लेवल जानती है पेपर का? हाँ, पछता कुछ नहीं रही है, मेहनत नहीं कर रही इसलिए तुम पछता रहे हो। होगा कि नहीं होगा एग्जाम तुम लोग? बिहार बोर्ड वाले को स्कॉलरशिप भी मिलता है पता है? हैं? हैं? 10th में कितना मिलता है? 10th में 10,000 है? 10,000 10 सीबीएसई से किया था इसलिए तुमको नहीं मिला था, तो 10,000 अकाउंट में क्रेडिट हो जाता। उसके बाद 25,000 मिलता है 12th में। और सारा छात्रवृत्ति पता है किसको मिलता है? ये डिस्क्रिमिनेशन है, केवल लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है। वही 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 बात है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते उसको, वो आगे बढ़ नहीं सकती, काहे नहीं पढ़ सकती? अलाउ नहीं किया जाता है उसको। अब वो जब वो ट्रेंड चला गया, मतलब पैसा मिलेगा तो पढ़ेगी। फैमिली लालच में पढ़ाई। अच्छा लालच, ये तो फिर इसको पढ़ाई नहीं करती तो लालच के चक्कर में मान लो फर्स्ट डिवीजन नहीं है हम लोग के पेरेंट्स इसीलिए पढ़ा भी रहे हैं। कि चलो 25,000 वापस रिटर्न आ जाएगा ना। हम लोग 25 में लगता है 25-30 लगता और ग्रेजुएशन में पता है कितना मिलता है? है 50। 50,000। अब बीपीएससी का कोई पीटी निकाल लेगा, अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको 50,000 रुपया उसका एकदम फिक्स है। बीपीएससी का अगर पीटी निकाल लिया आईसीएसई बोर्ड वाले को एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है 12th के पेपर में। सीबीएसई वाला बीच में मंडराते रहता है, हम लोग को कैलकुलेशन में करने के लिए कैलकुलेटर अलाउ रहता है। हेलो, हाँ अरे बोले ना कि निकलेंगे 12 बजे पहुँचना, आ रहे हैं 11 बजे तक पहुँचे 11 बजे। हो गया, जल्दी से लगा तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा। पहला लिखो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कैसे लिखोगे? किस तरह से? एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला। दूसरा लगाइए न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोले
फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन सा फैक्टर इसको इफेक्ट कर सकता है? एटॉमिक साइज के डायरेक्ट इनवर्सली, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली। शेल्डिंग इफेक्ट जानते हो हैं? शेल्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लास्ट में लगाओ ऑक्सीडेशन स्टेट। चौथा ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना तो काफी है। बस अब होमवर्क क्या है? मॉड्यूल में जितना भी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन होगा तो सबको सॉल्व करो। तुम पढ़े लिखे नहीं हो? हाँ, पढ़े लिखे हो, सिग्नेचर करना आता है, समझते हो, उसको खोज लेना। देखो सारा जहाँ जहाँ होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, कहीं कहीं पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी रहेगा, कहीं कहीं पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी रहेगा। तो यहाँ सेट कर लोगे तीनों एक ही है वो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टॉपिक पढ़ाएंगे सारा क्वेश्चन पूरा मॉड्यूल बना लेगा। हाँ, आज पहले बोले थे क्लास पढ़ेंगे।